हेलो बच्चों, चलिए तो आज से फिर हम जो ऐसे थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन के यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि किस प्रकार से वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार हो जाता है और हार होने के बाद वीना की संधि होती है और वीना की संधि में जो है से निर्णय लिया जाता है कि जो भी पुरातन व्यवस्था था उसको पुनः लागू किया जाए और लागू कर भी दिया जाता है। उसके बाद जो है फ्रांस का शासक जो है बुर्बो राजवंश का राजा लुई 18वां को राजगद्दी सौंपा जाता है। लुई 18वां जो था से स्टार्टिंग दौर में, शुरुआती दौर में कुछ ठीक ठाक करने का प्रयास करता है। हालांकि लुई 18वां भी निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था, लेकिन उसने उदारवादी और प्रतिक्रियावादी दोनों लोगों में जो था तालमेल बनाए रखने का प्रयास कर रहा था। उसने इतना तक किया कि 2 जून 1814 को जो है सो घोषणा करता है कि यहाँ पे जो शासन होगा अब संवैधानिक तरीके से होगा, इस प्रकार से घोषणा करता है। लेकिन किसी कारण उससे कुछ वर्ष बाद उसका जो है 1824 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है और मृत्यु होने के बाद जो है सो वहाँ की राजगद्दी पर, फ्रांस की राजगद्दी पर एक नए शासक का आगमन होता है, चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम काफी ही ज्यादा स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। वो जैसे ही राजगद्दी उसको मिला उसके बाद तुरंत जो है सो उसने ऐसा काम किया जिसके कारण जो है वहाँ की जनता में जो है से वहाँ के जनता लोग जो थे विद्रोह पर उतारू हो गए। उसने सबसे पहले जो है से जैसे ही राजगद्दी उसको मिला उसके बाद कुलीनों को, जो ऊंचे घराने के लोग थे जो शहरों में रहते थे, उन लोग को जो है से विशेषाधिकार प्रदान कर दिया और चर्च को शक्ति दे दिया ना, चर्च को पूरा शक्ति प्रदान कर दिया। और प्रेस और जो मीडिया थी उस पे जो है से पाबंदी लगा दिया और भाषण पे भी पाबंदी लगा दिया। वहाँ की जनता ना तो कहीं पे इकट्ठा हो सकता है, ना भाषण कर सकता है, ना मीडिया वाला जो है आजादी जो है उन लोग का उस तरीका से आजादी के तरह जो है से प्रचार प्रसार करे, उस पे जो है उसने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। जिससे क्या हुआ कि जनता में जो है से काफी ज्यादा असंतुष्ट हो गए और उन लोग जो है से विद्रोह पर उतारू हो गए और चार्ल्स दसम का पूर्ण रूप से विरोध होना यहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन चार्ल्स दसम इतना काफी ज्यादा स्वेच्छाचारी और निरंकुश था। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा अनुसार। उसने एक बार बोला भी था कि अंग्रेजी शासक की तरह हुकूमत करने से अच्छा जो है से जंगल में क्या करना, लकड़ी काटना मैं पसंद करूंगा ना। मतलब अंग्रेजी शासक जो था उदारवादी और प्रतिक्रियावादी दोनों लोगों में थोड़ा तालमेल रखता था, लेकिन उसका मानना था कि ये सही नहीं है तालमेल रखना। तो उसने जो है से सारे चीज पे जो है से पाबंदी लगाना शुरू कर दिया, वहां की जनता जो थे से विद्रोह करना शुरू कर दी। लेकिन ये इस विरोध का, जब जनता वहां पे विरोध करने लगे, इस विरोध का उस पर कोई जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और उसने अपने ही जैसा एक प्रधानमंत्री चुनता है, पोलिग्नेक को ना। 1830 में एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है पोलिग्नेक को। पोलिग्नेक इससे भी ज्यादा स्वेच्छाचारी और निरंकुश था, इससे भी काफी ज्यादा। उसके बाद जो है से चार्ल्स दसम जो है से 4 अध्यादेश जारी करता है। 4 अध्यादेश उसका था कि सबसे पहला अध्यादेश था कि प्रेस स्वतंत्रता समाप्त। प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसको छीन लिया गया ना, उसको बंद कर दिया गया। दूसरा था उसका कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा भंग। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा यानी जो लुई 18वां द्वारा जो प्रतिनिधि को चुनाव किया गया था, चुन करके जो एक प्रतिनिधि सभा हुआ था, उस सभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। मतलब उस जितने भी पुराने प्रतिनिधि थे उन लोग को हटा दिया गया, भंग कर दिया गया और फिर से जो है से चुनाव करने का घोषणा किया। दूसरे बात कि उसने जो है मतदान का अधिकार संकुचित कर दिया। मतदान का अधिकार संकुचित करना मतलब कि कुलीनों का अधिकार दे दिया ना, जो बड़े लोग थे जो उसके सपोर्ट में थे
जिससे उसके जो जो जान रहा है कि ये जो है सो वोट किसको देंगे, हम ही को देंगे, उस प्रकार से लोग को जो है सो वोट का अधिकार दे दिया, यानी संकुचित कर दिया। जी जो वहाँ के जो जनता थे, जो लाचार जनता, मजदूर, विद्यार्थी, जो भी वहाँ के जो लोग थे, नीच कैटेगरी के जो लोग थे, उनके जो है वोट देने का अधिकार को छीन लिया। और उसके बाद चौथा जो है सितंबर में चुनाव करवाने का घोषणा कर दिया। अब जब उसने सोचा कि हम जो है से मतदान का अधिकार जो है संकुचित कर दिए हैं, वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी का है जो मेरे पक्ष में है, तो उसके बाद उसने जो है से घोषणा करता है कि सितंबर में क्या होगा, नए तरीका से चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे है कि उसी का जीत होगा। काहे कि वोट देने का अधिकार जो है से किसका था, उसी के पक्ष के लोग थे जो उसके पक्ष में थे। इस प्रकार से तो आज जो है से हम लोग इसी के बारे में जो है से पढ़ने जा रहे हैं। पर जो है से 1830 के क्रांति और जुलाई की क्रांति, इसी क्रांति को जो है से जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रांति जो है से जुलाई महीना में हुआ था, इसलिए इसको जुलाई की क्रांति कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चाहे जुलाई की क्रांति पूछे या 1830 की क्रांति पूछे, दोनों एक ही चीज है ना। यहाँ पे गड़बड़ाना नहीं है कि 1830 की क्रांति अलग है, जुलाई की क्रांति अलग है, ठीक है, एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो था पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया है, सॉल्व किया है, जो आपको लिखने में आसान होगा, याद करने में आसान होगा। लंबा लंबा जब आप पढ़ते होंगे तो आपको थोड़ा सा लगता होगा कि हम इसको किस तरीके से लिख सके ना, पढ़ना तो पढ़ लिए लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि कैसे लिखें। तो उसी चीज को जो है हम अच्छे तरीके से आपको आसान हो जाए उस तरीके से जो है हम इसको सजाया है, और उसको जो है आपको इसी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट याद कीजिएगा, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। भूल जाइएगा तो वैसा पढ़ाई किया ना, भूल नहीं पाइएगा। इस तरीके से हम जो है इसको बनाए हैं। देखिए सबसे पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट हम बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या हुआ कि इस क्रांति का स्टार्टिंग दौर ना, इस क्रांति जो है कब से स्टार्ट हुआ, तो सब यहाँ से इसका जो है स्टार्टिंग यहीं से होता है कि लुई 18वां का मृत्यु हो जाता है 1824 ईस्वी में। लुई 18वां का मृत्यु 1824 ईस्वी में होता है। उसी समय जो है वहां का जो है से राज सिंहासन पर, फ्रांस के राज सिंहासन पर चार्ल्स दशम का अधिकार हो जाता है। चार्ल्स दशम एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। उसने जो है 1830 ईस्वी में अपने ही जैसा निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक को पोलिनेक को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो उससे भी काफी ज्यादा निरंकुश था। उसके बाद 25 जुलाई 1830 को उस जस्ट तुरंत जो है 4 अध्यादेश जारी करता है। 4 अपना जो है अध्यादेश जारी करता है कि इस तरीका से जो है से आगे होने वाला। इसमें क्या किया था, पहला था प्रेस स्वतंत्रता समाप्त, यानी प्रेस जो था उसको स्वतंत्रता जो मिला था उसको समाप्त कर दिया गया। 9 दिन बातचीत प्रतिनिधि सभा भंग कर दिया गया। जो नया लुई 18वां द्वारा जो नया प्रतिनिधि सभा बनाया गया था उसको क्या कर दिया गया बाबू, नष्ट कर दिया गया ना, उसको भंग कर दिया गया। नया से जो है प्रतिनिधि सभा का क्या होगा, चुनाव होगा। उसके बाद तीसरा मतदान का अधिकार संकुचित कर दिया गया। यहीं से इसीलिए जो है घोषणा का अधिकार करता है कि नए तरीके से चुनाव होगा। यहाँ पे क्या किया उसने कि मतदान के अधिकार को संकुचित कर दिया। संकुचित कर दिया मतलब कि काम तो कर ही दिया, लेकिन उसमें जो मजदूर तबके के लोग थे, जो किसान थे, जो उसके विरोध में थे, जो उसको वोट नहीं दे सकते थे, उनको खा कर दिया। उनको जो है मताधिकार जो था उसको नष्ट कर दिया, यानी वो वोट नहीं दे सकते हैं। तो वोट दे कौन सकते हैं, तो उसके पक्ष के लोग, जो कुलीन वर्ग के लोग थे ना, जो चर्च में रहते थे, उन लोग को जो है क्या कर दिया, वोट देने का अधिकार दे दिया। उसके बाद फिर घोषणा कर दिया कि सितंबर में क्या होगा, नया चुनाव होगा। इससे क्या होगा, उसने सोचा, जैसे उसका सोच ये था कि हम जो है चुनाव करवाएंगे, और चुनाव के थ्रू ऐसे जो है से डायरेक्ट बन गया जी। 1824 ईस्वी में जैसे ही लुई 18वां का मृत्यु होता है तो ये शासक बन जाता है। तो ऐसे जो है जनता के लिए तो अपने बन गए ना, उसका मृत्यु हुआ अपने बन गए। लेकिन ये सोच, इसका सोच था कि हम जो है शासक अपने से नहीं बने, हम जो है चुनाव के थ्रू बने। इससे जनता को ये लगे कि वोट उसको ज्यादा मिला, उसने जीता, इसलिए वो क्या बना, वहां का शासक बना। ये वो सोच रहा था। लेकिन जनता इतना लोग वहां के नहीं था, कहा कि सब लोग के अंदर राष्ट्रवादी की भावना जाग चुका था। वो जो था सितंबर में चुनाव की घोषणा कर देता है कि सितंबर में क्या होगा, चुनाव होगा। चुनाव को तो उसको तो पता ही था कि चुनाव होगा, तो वोट किसको मिलेगा, हमको मिलेगा, कहा कुलीन वर्ग को वोट देने का अधिकार रहने दिया था। इस प्रकार से फिर उसके बाद जो है
जुलाई, यहाँ जब ये सब जब देखा, वहां की जनता लोग जब देखे ये सब चीजें इस प्रकार से अध्यादेश जारी किया, तो वहां पे जनता जो है विद्रोह पर उतारू हो गए। और 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता ने, फ्रांस की राजधानी कहाँ, पेरिस, ये युद्ध कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। यानी 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता ने विद्रोह कर दिया ना। इस अध्यादेश जारी होने के जस्ट बाद जो है 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह हो गया तो उस विद्रोह में इसका यही खासियत था, उस विद्रोह में जो है भाग कौन कौन लिए ना, इस विद्रोह में सारे लोग सम्मिलित हो गए। पहले सिर्फ जो था मजदूर लोग लड़ रहे थे, जो उस तरीका के लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उन लोग लड़ रहे थे। लेकिन इस युद्ध में जो है कौन कौन भाग लिए, क्रांतिकारी, सैनिक लोग ना। अब सैनिक भी इन्हीं लोग के पक्ष में हो गए, जनता के पक्ष में सैनिक हो गया, मजदूर, जो मजदूर लोग थे उन लोग भी इनके साथ में हो गए, विद्यार्थी ना, विद्यार्थी भी जो थे से जनता की तरफ से क्या हो गए, युद्ध पे उतारू हो गए। और जिस तरफ जो आप भी जानते हैं, अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि विद्यार्थी का हमेशा क्या होता है, जीत होता है। अगर विद्यार्थी जो है आंदोलन पे उतारू हो जाए तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है ना। तो इसमें जो है सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी सभी लोग मिलकर इसमें क्या लिए, भाग लिए इस आंदोलन में। उसके बाद जो है इस जब ये युद्ध हो रहा था, तो युद्ध जब होता है या कोई भी आंदोलन होता है, हम लोग भी कोई आंदोलन करते हैं तो उसका एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए ना, जिसके कहे हुए पर सबको क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। और ऐसे भी ये रूल है, कभी भी अगर आप लोग भी कभी अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन करें या किसी चीज का मांग करें, तो उसमें एक आदमी को जरूर आप चुने जो आपके आंदोलन का क्या करे, नेतृत्व करे, नहीं तो वो आंदोलन सफल नहीं होता है। सब अपने आप करने लगेंगे तो आंदोलन जो है क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, सफल नहीं होगा। तो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एक थे, उनका नाम क्या था, लाफायत। इसको भी याद रखिएगा। जो 1830 के जो क्रांति था, जुलाई का जो क्रांति था, उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया जनता की ओर से, तो कौन किया था, लाफायते ने किया था। ठीक है। उसके बाद ये जो है विद्रोह, ये जो लड़ाई जो है कितना दिन चला, 3 दिन का चला ना। ये लड़ाई 3 दिन लगातार चला था। 27 तारीख को शुरू हुआ था, 29 तारीख तक चला था। यानी 27 जुलाई से कै जुलाई तक, 29 जुलाई तक राजा और जनता के बीच संघर्ष होते रहा, यानी कि विद्रोह होते रहा। लास्ट में जब देखा चार्ल्स दशम ने लास्ट में देखा कि आप जो है जनता जो है पूरी तरह से विद्रोह पर उतारू हो गई है, आप जो है जनता नहीं मानेगी, अंततः उसको जो है 31 जुलाई 1830 को जो है उसको गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है ना। लास्ट में जब उसको लगता है कि अब जो है हमारे साथ हमारा जीत नहीं हो सकता है, अब जनता जो है पूरी तरह से जाग चुकी है और सारे लोग विद्रोह पर उतारू हो गए हैं, तो आप जो है 31 जुलाई को चार्ल्स दशम गद्दी छोड़कर कहां चला जाता है, इंग्लैंड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि 1830 के क्रांति के बाद चार्ल्स दशम जो है गद्दी छोड़कर कहां जाता है, तो इंग्लैंड चला जाता है। ठीक है। काहे कि देखिए इसका हार का मुख्य कारण था ये। ठीक है। यानी कि हारा क्यों, सैनिक जो था इसके तरफ से नहीं, किसके तरफ से हो गई, जनता की तरफ से हो गई। कारण सैनिक लोग को भी लग रहा था कि हम लोग सैनिक है, हमारे ही जितने भी हैं भाई चाचा जो भी हैं, हमारे ही अपने जो है इस विद्रोह में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और हम लोग जो है राजा के ओर से लड़ करके उन्हीं लोग को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं ना। इस प्रकार से राष्ट्रवादी का भावना यही तो है कि मतलब कि उन लोग को लगा कि नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। जनता की ओर से जो है हम लोग नहीं लड़ करके क्या कर रहे हैं, गलत। कि राजा जो है लड़ा रहा है और हम अपने ही लोग को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। मजदूर भी भाग लिए, विद्यार्थी भी भाग लिए, और अंततः जो है चार्ल्स दशम को गद्दी छोड़कर क्या होना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो बाबू आपको जो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आपको कि 1830 का क्रांति का विवरण करें, जुलाई क्रांति का विवरण करें, तो आपको इस प्रकार से जो है समझ करके क्या करना है, लिखना है कि जो लुई अठारहवां का मृत्यु के बाद जो है वहां के राजगद्दी पर शॉर्ट में देखिए किस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी लिखिएगा, आपका जो है से अच्छा तरह से आपको इस प्रकार से भी लिखा सकता है। लेकिन आपको ऐसे अपने मन से जब लिखना है, इसको किस प्रकार से करेंगे कि लुई अठारहवां की मृत्यु के बाद 1824 में जब लुई अठारहवां का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो है
फ्रांस के राजगद्दी पर जो है चार्ल्स दसम का अधिकार हो जाता है। और चार्ल्स दसम काफी स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था, जो अपने ही जैसा क्या किया, एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसका नाम क्या था, पोलिंगनेक था। उसने 1830 ईस्वी को जो है से क्या करता है, 4 अध्यादेश जारी करता है, जिसमें जो है से 4 अध्यादेश आपको लिख देना है। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा भंग, मतदान का अधिकार संकुचित करके कुलीनों का अधिकार देना, ठीक है, इतना जोड़ दीजिएगा। उसके बाद सितंबर में नए चुनाव का क्या करता है, घोषणा करता है, जिसको लेकर के जनता वहां पे क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं और विद्रोह पर क्या हो जाता है, उतारू हो जाते हैं। और सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस से विद्रोह स्टार्ट होता है और पूरा फ्रांस में जो है से क्या ले लेता है, भाग लेता है। पूरा फ्रांस इसमें जो है से क्या हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। इसके बाद जो है इस आंदोलन में जो है वहां के सैनिक, मजदूर और विद्यार्थी सभी लोग मिलकर भाग लेते हैं। और उसके बाद जनता का नेतृत्व करने वाला फायदे रहता है। और अंततः जो है 31 जुलाई को चार्ल्स दसम को राजगद्दी छोड़कर क्या होना पड़ता है, भागना पड़ता है। अगर ऐसे आप पढ़िएगा तो आपको जो है कभी नहीं भूल पाइएगा, कहानी की तरह पढ़ा कीजिए ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से कीजिए। इसके बाद हम बता रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। ये जो हुआ 1830 के क्रांति, इसका परिणाम क्या होगा, जल्दी नोट कीजिए। चलिए तब इसका हम लोग क्या देखेंगे, परिणाम। जैसे जब उसका चार्ल्स दसम जो है राजगद्दी को छोड़ करके क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो इसके बाद फिर वहां पे जो है परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम क्या मिलता है, 1830 के क्रांति का परिणाम और महत्व के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परिणाम उसका क्या होता है, अब जान रहे चार्ल्स दसम जो है जब राजगद्दी छोड़कर भागेगा तो वहां पे जो है नए शासक का क्या होगा, चुनाव होगा, ये तो निश्चित है। तो उसी प्रकार से देखिए जब चार्ल्स दसम जब राजगद्दी छोड़कर चला जाता है, उसके बाद जो है वहां पे फ्रांस में बुर्बो वंश जो बहुत पहले से वहां शासन करते आ रहा था, लुई 16वां, लुई 18वां, चार्ल्स दसम, जितने भी आए इन लोग बुर्बो वंश के जितने भी शासक आए, उस शासक के उस वंश का जो है यहाँ पे सत्ता का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अब यहाँ पे नए शासक का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि फ्रांस में बुर्बो वंश के सत्ता का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ऑर्लियंस वंश, अब यहाँ पर दूसरा वंश आता है, उस वंश का नाम क्या था, ऑर्लियंस वंश के लुई फिलिप को सत्ता सौंपी गई। यानी वहां के जनता ने जो है से क्या किया कि अब बुर्बो वंश के शासक को नहीं, इस शासक को ऑर्लियंस वंश के लुई फिलिप को वहां सत्ता क्या किया जाता है, सौंपा जाता है, यानी कि राजगद्दी पर बैठाया जाता है। यानी कि गणतंत्र का स्थापना नहीं हो सका, यानी कि अभी भी वहां पे जो है पूरी तरह से गणतंत्र का स्थापना नहीं हुआ ना। इसके बाद जो है हमको फिर पढ़ेंगे 1848 की क्रांति, ठीक है। अभी पूरी तरह से वहां पे देखिए इतना जल्दी भी वहां पे जो है आजादी मिलने वाला नहीं है, ठीक ना। आजादी मिलने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो वहां पे जो है गणतंत्र का स्थापना पूरी तरह से नहीं हुआ। निरंकुश राजशाही के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र का क्या हुआ, स्थापना हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ कि जो निरंकुश राजशाही था, निरंकुश राजशाही यानी कि वैसे राजा जो निरंकुश थे ना, जिस पे किसी का रोक दबाव नहीं था, स्वेच्छाचारी थे, जो अपनी इच्छा अनुसार काम करते थे, उस राजा के स्थान पर जो है उस राजशाही जो सत्ता था उसके स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र का क्या हुआ, स्थापना। यानी कि गणतंत्र नहीं हुआ, लेकिन वहां पे जो भी राजा है वो संवैधानिक राजतंत्र यानी कि संवैधानिक रूप से क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार के वहां पे राजतंत्र का क्या हुआ, स्थापना हुआ। उदारवाद और राष्ट्रवाद ना, उदारवाद और राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। अब वहां की जनता को लगने लगा कि नहीं, हम लोग जो है पूरा फ्रांस को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं और इसको पूरी तरह से आजादी दिला सकते हैं ना। इस प्रकार से लोग के अंदर थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। वहां उदारवाद और राष्ट्रवाद का क्या होता है, फिर से उदय होता है ना। इस प्रकार से इस तरह से इसका क्या हुआ, परिणाम हुआ। इसको इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। इसके बाद जो है से अब इसका महत्व क्या रहा ना, इसका महत्व क्या रहा, इंपोर्टेंस इसका क्या रहा ना, इस क्रांति का, जुलाई क्रांति का। तो इस क्रांति का सबसे मुख्य जो इसका महत्व था, उसमें क्या था कि मेटरनी का जो व्यवस्था था उसको गंभीर रूप से चुनौती मिला ना।
पहले भी बताते मेटरनिक, अभी जो है नेपोलियन बोनापार्ट के बाद कौन आया था? मेटरनिक। ये जितना भी व्यवस्था चल रहा था, किसका व्यवस्था चल रहा था? मेटरनिक का। तो इसमें 1830 के क्रांति ने मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती दिया ना, मेटरनिक व्यवस्था उसको था, उसको चुनौती दे दिया ना, उसको जो है से अपने अर्थी में डाल दिया, ठीक है, कि आप जो है से मेटरनिक का जो शासन है वो नहीं चलेगा। दूसरा, उदारवाद और राष्ट्रवाद का रास्ता प्रशस्त कर दिया गया, यानी कि इस क्रांति ने उदारवाद और राष्ट्रवाद का रास्ता जो कठिन था, जो लग रहा था वहां के लोग को, कहीं ना कहीं उन लोग को ये भी लग रहा था कि हम लोग जो है से पूरी तरह से आजादी नहीं ले सकते हैं, तो उस रास्ता को जो है 1830 की क्रांति ने क्या कर दिया? आसान कर दिया ना। अब लग रहा है कि आप जो है हम लोग पूरी तरह से क्या हो सकते हैं? आजाद हो सकते हैं। उसके बाद जो है राजशाही और चर्च का प्रभाव कमजोर कर दिया। जो राजशाही चल रहा था, जो राजा लोग सोचते थे कि जो है से हम हैं, उसको कमजोर कर दिया, और चर्च को ना, जो चार्ल्स दर्शन जो चर्च को विशेषाधिकार दे दिया था, शक्ति प्रदान कर दिया था, उस चर्च का भी जो है से क्या हो गया? प्रभाव कमजोर हो गया। कमजोर मतलब अब जो है उसका प्रभाव वहां नहीं चलेगा, उसका कोई नहीं सुनेगा। इटली और जर्मनी का एकीकरण क्या कर दिया? आसान। इटली और जर्मनी जो था, वो दोनों जो था बहुत टुकड़ों में बांट गया था। वीना की संधि के समय हम बताए थे कि इटली और जर्मनी जो था, दोनों को जो है पूरी तरह से क्या कर दिया? मेटरनिक तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भाग में बांट दिया गया ना, उत्तरी पूर्वी इस प्रकार से करके वहां पे जो है से बहुत सारे शासक को क्या कर दिया? बैठा दिया। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण को क्या कर दिया? इसने आसान कर दिया। इस प्रकार से जो है से 1830 के क्रांति का परिणाम और महत्व था। इसका प्रभाव, एक और पॉइंट था, इसका प्रभाव जो आपको हम बता दे रहे हैं, इसका प्रभाव जो था बहुत सारे देशों को पड़ा। यूरोप में जितने देश थे, पोलैंड हो गया, पोलैंड, ये सब सारे जितने भी देश थे, इंग्लैंड, सारे देश पे जो है इसका क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। सारे देश जो है से इसी के थी में जो मेटरनिक जो सारे जगह पर जो राजा बैठाया था, उस सारे राजे को जो है से राजा के खिलाफ विद्रोह हुआ सभी जगह पे, और सभी जगह पे संवैधानिक राजतंत्र का क्या हो गया? स्थापना हुआ ना। इस प्रकार से उसका प्रभाव भी पड़ा। ये जो है से धीरे धीरे आप कोई दिन तक चलेगा। किसके नेतृत्व में? इसके नेतृत्व में ऑर्लेंस वंश के लुई फिलिप जो है, ये जो वहां का राजगद्दी पे बैठा है, इसके नेतृत्व में वहां पे कोई दिन शासन चलता है। लेकिन फिर ऑर्लेंस वंश के शासक लुई फिलिप ने भी क्या करता है? स्टार्टिंग में तो कुछ काम ठीक करता है, लेकिन उसके बाद ये भी जो है उस प्रकार से हो जाता है कि इसके विरोध में फिर 1848 में क्या होता है? क्रांति होता है। उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे ना, 1848 की क्रांति को। आपको एग्जाम की अति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई की क्रांति, 1830 की क्रांति, इसको आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। ये दो क्रांति में से एक क्रांति आपको जो है एग्जाम में आता ही आता है ना, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। अगले वीडियो में हम जो है 1848 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है अच्छे तरीके से इस तरीके से अगर सीखना चाहते हैं, हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम जब भी वीडियो बनावें आपके पास जो है से तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद जो है से अभी जब ये चैप्टर जब हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, लगेगा कि ना आप जो है से हम पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, तब फिर जो है से हम अगले चैप्टर की ओर जाएंगे और साइंस भी पढ़ावेंगे, मैथ भी पढ़ावेंगे। सारे चीज का वीडियो जो है से आपको एग्जाम बेसिस जो भी क्वेश्चन आता है, जहां से पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब टाइम उतना नहीं है, लेकिन जहां से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वहां उस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।